हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सारजी ट्यूशन की इस नई वन शॉट वीडियो में। आज की इस वन शॉट वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो एंड फॉलो कर लेते हो तो चलिए बिना किसी का टाइम वेस्ट करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले होता क्या है ये समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से बना है। एक है इलेक्ट्रो, जिसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की एंड एक वर्ड है केमिस्ट्री, जिसमें हम बात करते हैं केमिकल्स रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन दोनों को एक साथ करके पढ़ते हैं। मतलब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कोई केमिकल रिएक्शन करा दे, पहली चीज़, ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं। या फिर हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिनमें हम केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना दे। ठीक है, तो ये दो चीज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम सबसे पहले कंडक्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे एंड कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो मेन टॉपिक है, सेल्स वगैरह, डिवाइसेस वगैरह, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह, उन पे जाएंगे ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए सबसे पहले कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स होते क्या हैं? ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वहीं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। किसके मूवमेंट की वजह से? आयंस की मूवमेंट की वजह से। जैसे कि NaCl आपने देखा है, NaCl का जो सॉल्यूशन होता है, अगर आप नमक को पानी में डाल दें और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वो पास कर जाएगी। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और मेटेलिक कंडक्टर जब हम मेटल से इलेक्ट्रिसिटी, किसी वायर वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो। अब आपको मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए। जैसे कि जो मेटल के कंडक्टर होते हैं उनमें कोई मास का फ्लो नहीं होता, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, उसकी वजह से चार्ज आता है, कोई मास का फ्लो नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मास का फ्लो होता है। मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो उसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस होते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल चेंज भी होते हैं एंड केमिकल चेंजेस भी होते हैं। अगर हम बात करें कंडक्टिंग पावर की, किसी की कंडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, वो मेटेलिक कंडक्टर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो कंडक्टिंग पावर है या जो कंडक्टिविटी है वो घट जाएगी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो कंडक्टिंग पावर है या जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर के लिए फराडे लॉ ऑफ फराडे लॉ जो होता है वो वैलिड नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए जो फराडे लॉ होता है जिसको हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे वो वैलिड होता है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कंडक्टिविटी पे इफेक्ट डालते हैं, और ये आपको अच्छे से समझना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। इसमें जो सबसे पहला, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक केमिस्ट्री मेन स्टार्ट हो रही है। तो अब हम किन के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं? ऐसे फैक्टर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी पे या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। हायर इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, लोअर इज कंडक्टिविटी बिकॉज दे आर लेस फ्री टू मूव। मान लीजिए आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा जिसके थ्रू आप क्या करना चाह रहे थे? करंट को कंडक्ट कराना चाह रहे थे। अगर ये जो दो चार्ज है, इन चार्ज की मूवमेंट की वजह से, या कह सकते हो कि दो आयंस हैं ए एंड बी, तो इन आयन की मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। लेकिन मान लो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो बहुत ज़्यादा हो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो वो
बहुत ज़्यादा हो, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो ये एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहेंगे, तो जब अलग नहीं होना चाहेंगे तो जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी कब कम होगी? जब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि NaCl को मैंने पानी में डाला, तो यहाँ पे पानी भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पानी भी तो कंडक्टिविटी को डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इन दोनों के बीच में किस तरीके का अट्रैक्शन आ रहा है उसके बेसिस पे हम इस चीज को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए मैंने NaCl को पानी में डाला, तो NaCl डिसोसिएट हो गया सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन में। अभी अकेले तो घूमेंगे नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेके, इनके तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, इनका इस आयन के आसपास आ जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेशन बोलते हैं। लेकिन वाटर के केस में इसको नाम दिया जाता है हाइड्रेशन। जब सॉल्वेंट वाटर हो तो उसको हम नाम देते हैं हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, हाइयर इज हाइड्रेशन, आयनिक की मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। ऐसा क्यों होगा? देखिए एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक छोटा आयन है सोडियम, ठीक है, और एक कोई बड़ा आयन है मेरे पास रुबिडियम टाइप। इन दोनों में अगर आपसे कोई पूछ ले आयनिक मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो देखिए सोडियम का आयन साइज छोटा है, तो सोडियम का जब साइज छोटा होता है तो इसके आसपास ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आते हैं, इसके आसपास ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। जैसे जब कोई बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो उसके पास जो फीमेल अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जब आप छोटे थे तो आपके आसपास जो फीमेल इंटरेक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग खिलाने आते थे, यहाँ तक कि आपकी पड़ोस की आंटियाँ भी बोलती थी कि मेरी बेटी के साथ खेल लो। लेकिन जब आप बड़े हुए तो वो ये बात नहीं बोलती, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब साइज छोटा होता है, जब इंसान छोटा होता है तो फीमेल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जब कटायन बहुत छोटा है तो उसके आसपास अनायन का नंबर ज़्यादा है। लेकिन जब वही कटायन का साइज बड़ा होता है, जब बच्चा बड़ा होता है, फीमेल इंटरेक्शन उससे दूर भागने लगती है, अनायन उससे दूर भागने लगता है, और यहाँ पे अनायन आता है कम। यहाँ पे अनायन का जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? कम होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं ये कह रहा था, यहाँ पे जब अनायन का साइज बड़ा होगा तो इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल कम आएंगे। वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे? कम आएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल कम आएंगे तो इसकी जो बल्कीनेस होगी हाइड्रेशन के बाद वो कम होगी, लेकिन इसकी जो बल्कीनेस होगी हाइड्रेशन के बाद वो ज़्यादा होगी। अब जो खाना खाने के बाद ज़्यादा मोटा हो गया है वो धीरे चलेगा, और जिसने खाना कम खाया है, जो पतला है, वो ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा। तो ये ज़्यादा तो तेज़ दौड़ेगा, इसलिए इसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है हमने कि साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन के, या नेकेड आयन लिखो इसको, ठीक है। क्या लिखो? नेकेड आयन। मतलब जब पानी नहीं है उस टाइम पे वो जो साइज है उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। नेकेड आयन का साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन के। अगर नेकेड आयन का साइज ज़्यादा है, हाइड्रेशन कम होगी। अगर हाइड्रेशन ज़्यादा है तो नेकेड आयन का साइज क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो अब देखिए ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 में हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये मेटल्स हैं, ये आयन्स हैं। जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो साइज है आयन का वो इंक्रीज कर रहा है। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है आयन का तो हाइड्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। हाइड्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी आयनिक मोबिलिटी बढ़ती जाएगी। आयनिक मोबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पेपर में कई बार आ चुका है ये पूरा ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का। आप किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, अब आधे बच्चे बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनको आप पानी में डालो तो वो 100% डिसोशिएट हो जाएं अपने आयंस में, जैसे कि NaCl वगैरह, KCl हो गया, NaOH हो गया, ठीक है, KOH हो गया। मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आप पढ़ते हो वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, या फिर जितने भी आप सॉल्ट पढ़ते हो वो सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं।
तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है कि एक कंटेनर के अंदर जो आयंस हैं उनका नंबर आप बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि नंबर का आयन जो नंबर है आयंस का वो बढ़ता जा रहा है, सिंपल बात है। वहीं अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में डालने पे 100% डिसोशिएट नहीं करते, 100% डिसोशिएट नहीं करते। आपने मान लो एक एक मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जैसे CH3COOH डाल दिया है ना, तो इसमें से कुछ एक आधे मॉलिक्यूल ही डिसोशिएट करेंगे, एक मोल डालने पे कुछ अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ही डिसोशिएट करेंगे, सारे के सारे डिसोशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, डिसोशिएट मतलब सारे के सारे नहीं टूटेंगे। तो इनके लिए क्या होता है, इनके लिए जब भी हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एज कंसंट्रेशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, यहाँ पे दूसरे टर्म्स में लिखा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज के टर्म में लिखा है। ठीक है, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है मतलब हम डाइल्यूशन करते हैं, हम पानी ज़्यादा डालते हैं, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि जो टूटने का रेट है वो बढ़ जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाए, तो जो नंबर ऑफ आयंस है वो इंक्रीज कर जाएंगे एंड कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। कहने का सिंपल मतलब ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप कंसंट्रेशन घटाओगे तो जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये अभी हम सिर्फ इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि इनका क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर की बात करें तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया था पहले पेज पे कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब एक क्वेश्चन आया है, मतलब क्वेश्चन आया भी है और असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ रखा है कि H+ जो होता है, जो प्रोटॉन आयन होता है, उसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसका साइज तो सबसे छोटा है, तो इसके अराउंड OH के इंट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसकी मोबिलिटी कम होनी चाहिए, जो हमने अभी तक पढ़ा। लेकिन इसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है ड्यू टू जंपिंग मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म की वजह से, जंपिंग मैकेनिज्म की वजह से। देखिए यहाँ पे जैसे एक प्रोटॉन था, यहाँ पे वाटर था, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जंपिंग मूवमेंट होती है, इसकी वजह से इसकी जो मोबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है प्रोटॉन आयन की। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया कंडक्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस बेसिकली चार्ज के फ्लो को रोकना। क्या करना, चार्ज के फ्लो को रोकना, जिसकी वजह से करंट में रुकावट पैदा हो जाए। एक नदी बह रही थी, ठीक है, या ऐसा कह दो आपने एक गिलास पानी घेरा और वो पानी ऐसे फैल रहा था, आपने ऐसे हाथ लगा दिया, तो आपने उस वाटर की मूवमेंट के लिए क्या कॉज कर दिया, एक रेजिस्टेंस कॉज कर दिया। इसी तरीके से जब एक आयन मूव कर रहा है तो उसको रोक देना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, वो होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अगर हम पढ़ें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रॉ, यानी कि रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको नाम दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, वहीं तो रेजिस्टिविटी इसी फॉर्मूले से ड्राइव कर लो, क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ। ठीक है, और ये जो रेजिस्टिविटी होती है ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली सॉल्यूशन की। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट की तो इसकी जो यूनिट होती है वो या तो ओम सेंटीमीटर, जो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मिलेगी, या फिर ओम मीटर होती है। अगर हम बात करें रेजिस्टिविटी है क्या, डिफाइन कैसे करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर।
रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की वो रेजिस्टेंस है जब वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर लॉन्ग हो एंड उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाता है? कंडक्टेंस। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन में एरिया। अब इसका उल्टा कर दो तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? आपका एरिया अपॉन में लेंथ इनटू में रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा, रेजिस्टिविटी सॉरी नीचे आ जाएगी, तो एरिया अपॉन में रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ, ये आपका कंडक्टेंस का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पर ओम, या फिर इसको मोह या फिर साइमंस भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की कि कंडक्टिविटी क्या होती है, तो कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और जिस तरीके से कंडक्टेंस इनवर्स होता था रेजिस्टेंस का, उसी तरीके से कंडक्टिविटी इनवर्स होती है रेजिस्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करा जाता है कापा से, तो जो कापा होता है वो 1/ρ होता है। रॉ का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा था रॉ का फॉर्मूला क्या होता है? R/A अपॉन में L। तो इसी का उल्टा कर दिया तो जो कापा आया वो क्या आया? लेंथ अपॉन में R इंटू में A। अब यहाँ पे ये जो लेंथ अपॉन एरिया आप देख रहे हो, ये जो लेंथ अपॉन एरिया आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। और ये किसी भी नॉट चेंज ऑन चेंजिंग इलेक्ट्रोलाइट, ये जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है ये फिक्स्ड होती है। ये क्या होती है? किसी भी सेल के लिए फिक्स्ड होती है, फिर चाहे आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ही चेंज क्यों ना कर दो। इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दो, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेल कांस्टेंट पे, यानी कि L/A रेशियो पे। सो अब आप बोलोगे कि ये तो चलो आपने हमें मैथमेटिकल फॉर्म बता दी, पेपर में कंडक्टिविटी अगर हमसे बोले डिफाइन कर दो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कंडक्टिविटी को अगर हमें डिफाइन करना है तो इट इज द करंट ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। 1 ml सॉल्यूशन में जो करंट आ रहा है, या ऐसे कह दो 1 ml सॉल्यूशन में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयंस हैं, उन आयंस की वजह से जो करंट आ रहा है, उस करंट को हम क्या बोल रहे हैं, या उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। 1 ml सॉल्यूशन के वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल रहे हैं। और ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है पर ओम पर सेंटीमीटर, या फिर हम इसको साइमन पर सेंटीमीटर या फिर साइमन पर मीटर भी लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी कि मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। मैंने एक कंटेनर लिया और इसका जो वॉल्यूम था वो कुछ VmL था, और मैंने इसके अंदर 1 मोल, है ना कम ना ज़्यादा, मैंने 1 मोल NaCl डाल दिया। तो इस 1 मोल NaCl डालने की वजह से अब इस कंटेनर के अंदर जो भी सॉल्यूशन बना उसकी जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। करंट ऑफ ऑल आयन व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जब सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हमने डिसॉल्व करा है किसी भी VmL ऑफ सॉल्यूशन में, तो उसकी वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में आपको क्या याद रखना है कि 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर मोलर कंडक्टिविटी की रिप्रेजेंटेशन की बात करी जाए तो उसको हम लैम्डा m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है कापा इंटू में VmL ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि देखो कापा क्या होता है? कापा होता है 1 ml, 1 ml की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी, 1 ml की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है कंडक्टिविटी। जब हमने VmL का सॉल्यूशन बनाया तो VmL की वजह से जो टोटल कंडक्टिविटी होगी 1 मोल कंपाउंड डालने पे वो क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल। तो कापा इंटू में V किस में होगा? VmL में। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वहाँ पे
कंसंट्रेशन जब आप डिफाइन करते हो तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू में 1000, ऐसा ही कुछ आता है। तो यहाँ से जब आप फॉर्मूला आपका निकालोगे तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर है, कापा इंटू में 1000 अपॉन में m, जहाँ पे m क्या है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कंसंट्रेशन मोलैरिटी ली थी तो यहाँ पे वो आ जाएगी। ठीक है, तो यूनिट क्या आएगी मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी पर ओम पर मोल साइमन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें नहीं पढ़नी, ठीक है, ये हमारा सिलेबस अभी नहीं है, ये नीट और जेईई मेंस के लिए है, बाकी होता कुछ नहीं है। जैसे हमने एक मोलर के लिए कंडक्टिविटी डिफाइन करी मोलर कंडक्टिविटी, वैसे ही एक ग्राम इक्विवेलेंट के लिए जब हम कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है विद द कंसंट्रेशन, और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर मैं डिफाइन करता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं डीबे हैकल ऑनसैगर इक्वेशन, पूरा नाम इसका ये होता है। ठीक है, ये हमें क्या बोलता है, ये हमें बोलता है कि किसी भी कंसंट्रेशन पे या जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो बराबर होती है कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में b इंटू रूट सी। इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 मोल कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला था और इसका कुछ सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम था VmL। क्या था, सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम था VmL। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे बहुत पानी डाला, बहुत पानी डाला, बहुत पानी डाला, बहुत पानी डाला, इतना पानी डाल दिया कि जो कंसंट्रेशन थी वो 0 को अप्रोच करने लगी। यानी कि जब आपको पता ही है जब आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगती है, तो कंसंट्रेशन मैंने इतनी डिक्रीज कर दी थी कि वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास चली गई। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो कंडक्टिविटी होती है या जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कि जब बहुत ज़्यादा पानी आपने डाल रखा है उस टाइम पे कंडक्टिविटी माइनस में b रूट सी, यानी कि जिस कंसंट्रेशन पे आप कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो वो कंसंट्रेशन। यहाँ पे b क्या है, b एक कांस्टेंट है, b क्या है, एक कांस्टेंट है। जब आप इसको इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ करोगे, स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो भी होती है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करोगे या इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ कंपेयर करोगे y इजकल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पे देखिए c की वैल्यू तो कांस्टेंट है तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कि जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 0 हो। तो यहाँ देखिए ग्राफ में जब कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या है, 0 है, तो c की कुछ वैल्यू है जो कि किसके बराबर है, लैम्डा m के, जो कि क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो और यही मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगी, यही मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही कंडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अब जैसे जैसे आप मेरे को एक बात बताओ, ये मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी। समझना मेरी बात को, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ये वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो जो कंडक्टिविटी है उसको इसमें से माइनस करके हम लाएंगे, तो जो माइनस होने का रिजल्ट होगा वो छोटा होता चला जाएगा। जब देखो दोबारा एक बार ध्यान से सुनो, जब जब मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो इस वैल्यू में से मैं इस वैल्यू को माइनस कर रहा हूं, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, तो माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, छोटी, ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, छोटी। तो जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो देखिए ग्राफ भी यही बनाए कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो जो कंडक्टिविटी है या जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। लेकिन जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे, जब आप कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 कर दोगे, तो उस टाइम पे कंडक्टिविटी मैक्सिमम है जो कि लैम्डा m इनफाइनाइट के
बराबर है, या फिर इसी को आपके पेपर में लैम्डा m 0 भी लिख दिया जाता है। 0 का मतलब है जीरो कंसंट्रेशन, ठीक है। ऑन डाइल्यूशन force of attraction between opponent ion decreases, therefore ions are free to move, means conductivity increase। और ये कब की बात हो रही है? ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन का मतलब क्या है? जब आप कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो। तो आपको बस क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टिविटी है या जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करती है डाइल्यूशन करने पे या फिर कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे इसका क्या असर होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे भी सेम असर होता है। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, as dilution increases, degree of dissociation increases, due to which number of ion increases and molar conductivity also increases। देखिए जब आप क्या कर रहे हो, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या था? जब आप डाइल्यूशन करोगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। सेम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। बट यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ने के पीछे दो रीज़न है। कौन कौन से? एक तो अल्फा बढ़ने लग जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लग जाएंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयन बढ़ने का कोई भी सीन नहीं था, इसलिए वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा था कंसंट्रेशन को कम करने पे, या कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने पे लीनियरली डिक्रीज कर रहा था। यहाँ पे देखोगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के ग्राफ में फ़र्क होता है। ये ग्राफ अच्छे से कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रेट लाइन की तरह डिक्रीज करती है, ठीक है, या कह सकते हो लीनियरली डिक्रीज करती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, ठीक है। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की, कि कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन होता है डाइल्यूशन के साथ साथ। तो सबसे पहले वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे और फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml डिक्रीज, देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीज। मैंने आपको क्या बताया था? कापा क्या होता है? कापा होता है नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ आयंस है उनकी वजह से जो भी करंट आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। आप अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही 100% डिसोशिएट कर जाते हैं, तो उनका नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स हो गया। उनका नंबर ऑफ आयन क्या है? फिक्स है। लेकिन जब आप पानी डालते जाओगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो N/V है क्या हो जाएगा? डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेज। देखो जो डाइल्यूशन जब आप करोगे तो आयंस का नंबर तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बढ़ेगा। बट टोटल नंबर ऑफ आयन इन 1 ml डिक्रीज, लेकिन 1 ml के अंदर जो आयंस का नंबर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ कराने का टाइम नहीं है, नहीं तो हम प्रूफ भी करा देते हैं आपको, ठीक है। अभी आप बस इसको याद कर लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी भले ही डाइल्यूशन पे अल्फा बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि 1 ml वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयन है वो नहीं चेंज होगा, वो कम ही रहेगा या कम होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोहलार्श लॉ, और ये इस बार आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोहलार्श लॉ होता क्या है? कोहलार्श लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन स्टेट दैट, ये इस लॉ का पूरा नाम है, कोहलार्श लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ये कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए एक इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये
एक कटायन और एक अनायन के मिलने से बने हुए होंगे। तो इनकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इनकी जो कंडक्टिविटी है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल कटायन एंड इंडिविजुअल अनायन के सम से। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी AXBY की, वो x टाइम्स ऑफ लैम्डा ए, मतलब जो कटायन है उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी उसका x इंटू प्लस में y टाइम्स ऑफ लैम्डा बी, यानी जो अनायन होगा उसकी वजह से। ठीक है, जैसे देखिए अगर NaCl के मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं तो वो होगा कंडक्टिविटी ड्यू टू सोडियम आयन प्लस में कंडक्टिविटी ड्यू टू क्लोरीन आयन। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम बोलते हैं अल्फा। अल्फा जो होता है, ठीक है, अल्फा के कई तरीके के फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पे अभी आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है कि लैम्डा जो होता है वो होता है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी, किसी भी सी कंसंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है अपॉन में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी है, उन दोनों का रेशियो होता है अल्फा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मेरे को वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए Ka निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए Ka का फॉर्मूला होता है C∝² 1 माइनस अल्फा, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा। अब ये मेरे को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो A से आपका B प्लस C, दो आयंस बनेंगे। ठीक है, यही तो होता है कि एक NaCl है तो इससे Na प्लस प्लस में Cl माइनस बनेगा, ऐसे ही तो कुछ होता है। तो मान लीजिए इनिशियली जो इसकी कंसंट्रेशन थी वो C थी, बाकियों की कंसंट्रेशन क्या थी 0 0। कुछ टी टाइम बाद इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल टूटे, कुछ अल्फा परसेंटेज टूटी, तो कितनी कंसंट्रेशन रिएक्ट कर गई? C की अल्फा परसेंटेज। बनेंगे कितने? C अल्फा C अल्फा। क्यों? क्योंकि इसके मोल, इसके एक मोल से इसका एक मोल, इसका एक मोल बन रहा है, तो इसके C अल्फा रिएक्ट करने पे C अल्फा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बस लगा दो कि A क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है तो C अल्फा इंटू में C अल्फा अपॉन में C, कॉमन निकाल लूँ अगर मैं इसको तो इसको 1 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एक C से एक C गया तो ये C∝² 1 माइनस अल्फा आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये C∝² 1 माइनस अल्फा आ गया। अब यहाँ पे बस अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठाओ, धरो, सॉल्व करो, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप याद करना चाहते हो याद कर लेना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, यहाँ से निकाल के आंसर कर लेना। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 35 मिनट के अंदर अंदर हमने जो कंडक्टिविटी से रिलेटेड पोर्शन था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एकदम अलग टॉपिक चलेगा थोड़ा सा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसमें हम सेल पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह ये सब पढ़ेंगे। तो अगर ब्रेक लेना चाहते हैं आप तो थोड़ी देर ब्रेक लीजिए और उसके बाद वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करिए। सो चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। देखिए मान लीजिए मैंने एक जिंक मेटल लिया और उस जिंक मेटल को डिप कर दिया एक जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब जब मैंने ऐसे करा तो यहाँ पे दो प्रोसेस पॉसिबल है। दो प्रोसेस पॉसिबल है क्या? या तो जिंक क्या करे, अपने आयन को लूज कर दे, जिंक क्या करे, अपने आयंस को लूज कर दे, और जब जिंक यहाँ पे अपने आयन को लूज करेगा तो जिंक प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट जिंक है वो गेन कर ले, तो वहां से जिंक 2+ दोबारा से जिंक बनेगा। तो होगा क्या कि जब आप किसी भी एक इलेक्ट्रोड को किसी उसी के सॉल्यूशन में डालते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें पॉसिबल है, एक तो उसी का ऑक्सीडेशन और एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट उसी मेटल का रिडक्शन। यहाँ पे देखो जिंक का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि जिंक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट जिंक है उसी का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि वही उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। कब? जब ये हाफ सेल है, मैंने और किसी को नहीं जोड़ा, अभी सिर्फ इसी को इसमें डाला है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो जिंक इलेक्ट्रोड अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रही है, और वही जिंक
जो अंदर सॉल्यूशन के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। तो ऐसा चलता रहेगा कब तक, जब तक एक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाती। और इक्विलिब्रियम पे होगा क्या कि इन दोनों के बीच में एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव डेवलप होगा ना, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। उसी पोटेंशियल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आइए डेफिनेशन देखते हैं। When electrode is placed in its own electrolyte, then tendency to lose electron or gain electron is known as electrode potential। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, उसकी वजह से इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन के बीच में एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसी डेवलप्ड चार्ज को या उसी डेवलप्ड पोटेंशियल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि ये जो मेटल इलेक्ट्रोड होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। वहीं एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन गेन इजिली करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन लूज इजिली करेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को निकालें 25 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 298 केल्विन्स पे, या फिर 1 ATM प्रेशर पे, या फिर इलेक्ट्रोलाइट की मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 ATM हो एंड कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर हो, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन। जो यूनिट होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो होती है वोल्ट। आप सबने फिजिक्स में भी पढ़ ली होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो बेसिकली आपको पता होनी चाहिए थी। अभी हम इसको और ज़्यादा डीप में देखेंगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी ऑन इलेक्ट्रोड एंड, यहाँ पे एंड आएगा, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। गिब्स फ्री एनर्जी जो कि आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी, डेल्टा जी। ठीक है, इसका क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ? तो जो चेंज होता है इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वो बराबर होता है माइनस में NF E नॉट के। अब ये E नॉट क्या है? E नॉट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप किसके लिए बात कर रहे हो। मतलब जो E नॉट है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हो सकता है। ठीक है, E नॉट जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी हो सकता है। और जो E नॉट है ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी हो सकता है। और अभी इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से एक एक करके देखेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं F क्या होता है, तो F होता है फैराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्स। और N क्या है? N वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी रिएक्शन में लॉस हुए हैं या फिर गेन हुए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? सीरीज इन विच मेटल आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज है जिसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं ऑन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब जब हम ये इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रहे होते हैं तो इसके लिए हम एक एजम्पशन लेते हैं, क्या? कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा हाइड्रोजन गैस का या हाइड्रोजन का वो 0 होगा, और उसी को स्केल मान के हम बाकी सबके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, क्या? वो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोलता पोटेंशियल के बारे में, उसने आपको कुछ नहीं बताया, तो वो जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही है,
ठीक है, व्हेन नॉट गिवन इन क्वेश्चन। ओके, सो अब देखिए हमारे पास एक सीरीज है जिसको हमने बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करना है, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन एंड यूज बताऊंगा। सबसे पहले इसको याद कैसे करना है ये सीखते हैं। देखिए, एक लड़का था ली नाम का, ठीक है, और एक लड़की थी प्रभा नाम की। एक लड़का था ली नाम का, एक लड़की थी प्रभा नाम की। दोनों एक दूसरे से करते थे प्यार मोहब्बत। दोनों एक दूसरे से क्या करते थे, प्यार मोहब्बत। दोनों करना चाहते थे शादी। दोनों के घर वाले मान गए, क्योंकि दोनों अच्छे से पढ़े लिखे वेल सेटल्ड बंदे थे। ठीक है, तुम्हारी तरह तो थे नहीं, दोनों वेल सेटल्ड थे, तो इनके पेरेंट्स शादी के लिए मान गए। अब ली के काका, ली के पापा, ठीक है, ये सब प्रभा का हाथ मांगने गए प्रभा के घर। तो ली के जो काका थे ना, वो बहुत लालची आदमी थे। तो वो जैसे ही प्रभा के घर गए, उन्होंने दहेज मांगना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहली बात तो ये क्या कि जो ली के काका थे उन्होंने मांगा दहेज। अब दहेज में क्या क्या मांगा वो अभी हम बात करेंगे। सेकंड चीज, जो प्रभा थी उसका बिजनेस था, या उसके घर पे बिजनेस होता था सीडी का। किसका? सीडी का। पहले आप पे अब तो फोन आ गया, पहले सीडीज वगैरह चलती थी जिसमें मूवीज वगैरह देखी जाती थी, तो वो सीडी का बिजनेस था। तो इतना आपको अगर आप समझ आ गया तो बस सीरीज भी समझ आ जाएगी। क्या? ली के जब काका ने दहेज मांगना स्टार्ट करा तो उन्होंने क्या क्या चीजें मांगी, सबसे पहले तो ये बता दो आप क्या क्या मांगा। ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज। दोबारा सुन लो, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार और फ्रिज। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने मांगी। अब क्योंकि प्रभा के घर वालों का सीडी का बिजनेस था, तो उन्होंने बोला क्या आपको सीडी प्लेयर भी चाहिए? तो ली के काका ने बोला सीडी को नहीं स्नेह, सीडी को नहीं स्नेह। ठीक है, तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी, वो अपने घर चले गए। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जो प्रभा के घर वालों थे उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया कि भाई इतना दहेज तो हम नहीं दे सकते। लेकिन प्रभा अड़ गई जिद पे कि नहीं, शादी करूंगी तो ली से करूंगी, ठीक है, और किसी से नहीं करूंगी। तो कुछ नहीं, जब ऐसा पागलपन चढ़ता है तो घर वाले इस पागलपन को बहुत अच्छे तरीके से उतारते हैं, जिसको हम बोलते हैं कुटाई या फिर बेल्ट ट्रीटमेंट। तो बस कुछ नहीं, प्रभा के साथ भी वही हुआ जो आपके साथ होता है। प्रभा ही कुटी होगी आज। प्रभा को क्या कर दिया गया? कूट दिया गया। और जब प्रभा को कूट दिया तो प्रभा चिल्ला रही थी, रो रही थी, आवाज कैसी आ रही थी? औ। ठीक है, तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। एक बार दोबारा से बोल देता हूं मैं पूरी सीरीज। ठीक है, ली, आपको दिख नहीं रहा होगा, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, सीडी को नहीं स्नेह, प्रभा ही कुटी होगी आज आऊ। ठीक है, तो ये सीरीज आपको पूरी याद करनी पड़ेगी। जहां पे ली क्या है? ली लिथियम है, के पोटेशियम है, सी ए कैल्शियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ठीक है, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपको आना चाहिए। तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, जो एसआरपी है, एसआरपी यानी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहले आप जितने भी एलिमेंट देख रहे हो लिथियम से पोटेशियम तक, इनके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। हाइड्रोजन के लिए ये जीरो होता है। हाइड्रोजन के लिए अगर आपसे कोई पूछ ले जीरो क्यों होता है, तो बोल देना बाय कन्वीनियंट। मेरी मर्जी थी, मेरे को स्केल बनाना था कोई, तो मैंने बाय कन्वीनियंट इसको जीरो मान लिया। ठीक है, ठीक है, और बाकी इसके नीचे जो भी होगा उनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके, ओके। अब इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है? सबसे पहला, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा बेलो, नीचे की साइड, उसकी एसआरपी ज़्यादा होगी। उसकी एसआरपी ज़्यादा होने का मतलब क्या है? वो ईजिली रिडक्शन शो कर देगा, वो ईजिली रिडक्शन शो कर देगा। और आपको याद होगा, जो व्यक्ति अपना रिडक्शन कराता है वो दूसरे को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज।
जो अपना रिडक्शन कराता है वो दूसरे को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज। तो जिन मेंबर की एसआरपी हाई होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। वहीं जिन मेंबर्स की एसआरपी कम होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है। एलिमेंट हैविंग हाई एसआरपी एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज इट रिड्यूस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइज अदर्स। वहीं एलिमेंट विद लेस एसआरपी रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसके अलावा जो एलिमेंट जिनका एसआरपी कम होता है उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, या एलिमेंट हैविंग लोअर एसआरपी, वो एलिमेंट जिनका एसआरपी कम होता है वो डिस्प्लेस कर देते हैं उन एलिमेंट को जिनका एसआरपी ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रहे हो, तो जिसका एसआरपी कम है वो रिप्लेस कर देगा किसको, जिसका एसआरपी ज़्यादा है उसको। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक है, जिंक को हमने रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू होती है 0, जिंक के लिए जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव। तो जिंक के लिए वैल्यू नेगेटिव है तो इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो कम वाला ज़्यादा वाले को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल्स होती हैं या वो डिवाइसेस होते हैं जिनमें हम केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में, या फिर ये कह सकते हो कि जो केमिकल एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर आपसे कोई पूछ ले किस केमिकल एनर्जी को करा जाता है, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है, जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उससे हम ये काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पे एक सेल प्रिपेयर करी है अच्छे से, आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर ये लिया, इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, यहाँ कॉपर की एक इलेक्ट्रोड डाल ली, यहाँ जिंक की एक इलेक्ट्रोड डाल दी, और इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। अब अगर इनमें करंट जाना चाहिए तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज, जो कि बेसिकली बना होता है KCl और अगार अगार जेल का। इसका फंक्शन क्या होता है अभी हम देखेंगे। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं किसका रिडक्शन होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन, तो ध्यान से एकांत मन से याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। कॉपर नीचे होने का मतलब है कॉपर अपने आप को रिड्यूस कर लेता है क्योंकि उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, और वहीं जो जिंक होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो जिंक होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है जब इन दोनों के लिए देखोगे तो, ठीक है। जब भी आप ये चीज़ करने जाओगे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आंसर दोगे। इन दोनों में कॉपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूस हो सकता है, उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी ज़्यादा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। तो देखो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन करेगा, और इस सेल को अगर मैं इसको ऐसे काट दूं बीच में से, इसको मैं यहाँ से ऐसे बीच में से काट दूं, ठीक है, तो इस वाली सेल को देखो अभी, इस वाली सेल को देखो अभी, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिर्फ हाफ सेल की बात करूँ तो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पे जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जब मैं इधर वाली सेल देखूंगा तो कॉपर क्या कर रहा है, रिडक्शन, क्योंकि उसका SRP ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेगा, कॉपर बना देगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। और जब हम पूरे को मिला के देखेंगे सेल रिएक्शन, तो जिंक प्लस कॉपर गिव करेगा जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये इसकी सेल रिएक्शन होगी जो कि आपको याद रखनी है। अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाएगा ये भी देखेंगे। अब वही बात आती है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कई बार आता है पेपर में और इस बार भी आने के चांसेस हैं क्योंकि रिपीट नहीं हुआ 2-3 बार से।
तो क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो ये है क्या? कंटेन करता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl एंड अगार अगार जेल्स। ये काम क्या करता है? इट हेल्प इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय रिमूविंग द चार्ज डेवलप। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है बाय प्रोवाइडिंग इट्स क्लोरीन आयन एंड पोटेशियम आयन। साथ ही साथ इसका जो मेजर काम है वो क्या है कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है। अब देखो, जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो वहां पे हम कुछ एजम्पशन लेते हैं, या ऐसा समझ लो कन्वीनियंट के लिए हमने एक रूल बना दिया है। रूल क्या बनाया है? रूल हमने ये बनाया है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एनोड रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखेंगे? एनोड रखेंगे। एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा और एनोड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, या बैटरी नहीं, वोल्ट मीटर समझ लो, वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। वहीं RHS राइट हैंड साइड पे क्या होगा? राइट हैंड साइड पे कैथोड होगा जिसमें रिडक्शन हो रही होगी, और उसको हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो इसका अपना एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ई नोड ऑक्सीडेशन होगा, और राइट हैंड साइड पे जब रिडक्शन हो रही है तो इसका अपना एक क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों से मैं क्या निकाल लूंगा? मैं सेल का पोटेंशियल निकाल लूंगा, ई नोड सेल। ई नोड सेल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, और ये किसके बराबर होगा? स्टैंडर्ड ये जो पोटेंशियल है, ये ध्यान रखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब आप बोलोगे एक मिनट, अभी तो आपने कहा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, तो हाँ ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन जब भी वो आपको पोटेंशियल देगा तो वो रिडक्शन वाली देता है, इसलिए यही फॉर्मूला याद रखना। और अगर बाई चांस वो ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल दे देता है, आपको मेंशन कर देता है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन के लिए बस यहाँ पे माइनस साइन लगा देना, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इतना ही होगा। तो देखो, इसी फॉर्मूले को हम अगर थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिखें तो यहाँ पे ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, लेकिन एनोड पे तो होती है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन माइनस उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, क्योंकि जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, प्लस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, क्योंकि कॉपर की रिडक्शन हो रही थी। या फिर हम इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो ऊपर लिखा है माइनस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक भी लिख सकते हैं। मर्जी आपकी है, जो क्वेश्चन में दे उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा देना। अब ये चीज समझना भैया, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि जो डेल्टा G होता है वो होता है माइनस में NF E नॉट। ठीक है, और सेल के लिए बात करूंगा तो यहाँ सेल, ठीक है, सेल के लिए बात करूंगा तो यहाँ सेल लग जाएगी। अब आप याद करो थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा G अगर नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है? RS स्पॉन्टेनियस होती है या फिजिबल होती है, लेकिन अगर डेल्टा G पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन जो होती है वो NS नॉन स्पॉन्टेनियस होती है या नॉन फिजिबल होती है। तो अगर ई नोड सेल क्या आता है? पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव, तो डेल्टा G क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। फिर तो डेल्टा G क्या आएगा? नेगेटिव। मतलब अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन क्या होगी? होगी। लेकिन अगर ये ई नोड सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, अगर मान लीजिए ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या आ जाए? नेगेटिव बाई चांस, तो रिएक्शन, तो डेल्टा G क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और डेल्टा G पॉजिटिव आएगा यानी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो ये आपको याद रखना है, ये पेपर में आता है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक बेसिक सा लॉजिकल थिंकिंग वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वो एक ऐसे कुछ कंटेनर या कुछ मेटल वगैरह दे दे, एक मेटल दे दे, ठीक है, और एक सॉल्यूशन दे दे, एक क्या दे दे? सॉल्यूशन दे दे। एक उसने आपको
इलेक्ट्रोलाइट दे दिया, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन दे दिया, और एक मेटल का कंटेनर दे दिया या स्पून दे दी या कुछ भी रॉड वगैरह दे दिया। इसमें आपको बस याद ये रखना है, क्या अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। हाँ, हमने क्या पढ़ा था कि अगर SRP कम होगा तो ये डिस्प्लेस कर देगा SRP ज़्यादा वाले को। तो अगर जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसका SRP क्या है, उसका SRP ज़्यादा है, और जो भी आपका मेटल का कंटेनर है या स्पून है या फिर रॉड है इसका SRP कम है, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्शन हो जाएगी, तो रिएक्शन हो जाएगी तो काम खराब हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी तो काम खराब हो जाएगा। आप सोचो, आपने किसी चीज़ को स्टोर करके रखा था, और जब आप ढक्कन खोल रहे हो पता चले वो रिएक्ट होके कुछ और ही बन चुका है, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो आप ऐसे काम नहीं करोगे, तो हम फिर उसको स्टोर नहीं करेंगे। तो इसका देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कैसा आता है। आपसे क्वेश्चन बोलेगा फाइंड वेदर वी कैन स्टोर मैग्नीशियम सल्फेट इन कॉपर वीजल, क्या हम मैग्नीशियम सल्फेट को कॉपर वीजल में स्टोर कर सकते हैं? तो भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लो। ली के काका ने मांगी, अरे मैग्नीशियम तो पहले ही आ गया, ली के काका ने मांगी, मैग्नीशियम तो पहले ही आ गया, ठीक है। और कॉपर तो आता है नीचे, कॉपर नीचे आता है तो इसका SRP क्या है, ज़्यादा, और इसका SRP क्या है, इसका SRP है कम। अब SRP कम है तो ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा? अरे नहीं, ये इसको मतलब कॉपर का बर्तन लिया है ना आपने, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो हाँ भाई, स्टोर कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो मेटल इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर आपका मेटल का बर्तन है, कॉपर का SRP ज़्यादा है मैग्नीशियम से, तो कॉपर मैग्नीशियम को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न दे दूं मैं आपको, मैं बोल दूं क्या आप कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हो मैग्नीशियम के बर्तन में? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम का जो SRP है वो कम है, और जो कॉपर का SRP है वो ज़्यादा है, तो ये मैग्नीशियम इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आपने जिस बर्तन के अंदर इसको स्टोर करा था ये रिएक्ट कर जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। सोचो, आपने स्टोर करा था कॉपर सल्फेट, वो बन गया मैग्नीशियम सल्फेट, आपके काम का ही नहीं रहा। तो ऐसे काम आप नहीं करोगे पाप वाले, तो इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल। अगर मैं बाहर से कोई पोटेंशियल लगा दूं तो उसका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब तो अभी हमने देखा था कि जब हम इसका सेल पोटेंशियल देख रहे थे तो इसका सेल पोटेंशियल क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, और वो 1.1 वोल्ट के पास होता है, वो 1.1 वोल्ट के पास होता है। तो जब तक आप बाहर से पोटेंशियल दोगे, जिसको हम एक्सटर्नल पोटेंशियल बोलते हैं, अगर आप बाहर से कुछ पोटेंशियल दे रहे हो, एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हो, वो 1.1 वोल्ट से कम है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उससे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो 1.1 हो रहा है, ठीक है। तो अगर इससे कम पोटेंशियल दे रहे हो बाहर से, तो रिएक्शन जैसे चल रही है वैसी चलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था नॉर्मली, तो अभी भी लूज करेगा, और कॉपर गेन कर रहा था तो कॉपर गेन ही करेगा, और कॉपर गेन करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ से जो कॉपर इस पे डिपॉजिट होता रहेगा, तो कॉपर डिपॉजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड। और जिंक क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो जिंक डिजोल्व होगा ना, क्योंकि Zn गिव करेगा Zn2 प्लस, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये डिजोल्व हो रहा है ना, तो जिंक डिजोल्व होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे। और जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जिंक टू कॉपर जा रहा है तो करंट कहाँ जाएगा, कॉपर से जिंक, ठीक है। तो ये याद कर लेना। अगर एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आप बाहर से पोटेंशियल दे रहे हो वो सेल के पोटेंशियल के बराबर हो गया, सेल का पोटेंशियल था 1.1 वोल्ट, आपने बाहर से भी 1.1 वोल्ट दे दिया, खत्म खेल, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा।
तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, केमिकल रिएक्शन होना रुक जाएगी, केमिकल रिएक्शन होना रुक जाएगी। अब आपने पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते सेल पोटेंशियल से ज़्यादा कर दिया। तो जब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल से ज़्यादा कर दिया तो अब चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन है वो जिंक से जा रहा था कॉपर पे। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा तो इसका उल्टा, कॉपर से इलेक्ट्रॉन जाएगा जिंक पे, और फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट कहाँ जाएगा, करंट जाएगा जिंक से कॉपर। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिंक से कॉपर। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और जब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक जाएगा तो करंट कहाँ जाएगा, जिंक से कॉपर। और जो जिंक है वो डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे, और जो कॉपर है वो डिसॉल्व होगा कॉपर इलेक्ट्रोड पे। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका मेरे को नहीं लगता बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ आएगा, तब भी हम देख लेते हैं। इसको हम यूज करते हैं ताकि हम अदर सेल्स का पोटेंशियल निकाल सके। यूज टू मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, किसी अदर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसके लिए हमने जो वैल्यू एज्यूम कर रखी है इस पूरे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, वो है 0। वो क्या है, 0। यानी जो आपका ई नोड होता है H प्लस से H2 जाने की लिए, वो है 0। ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये 0 होता है। तो मान लीजिए अगर मैंने इसके साथ किसी को लगाया, मैंने इसके साथ किसी के वो लगाया, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगी या यहाँ रिडक्शन होगी। ऑक्सीडेशन होगी तो हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस ब्रेक कर जाएगी। लेकिन अगर रिडक्शन होती है तो यहाँ पे हमने HCl डाल रखा होता है, तो उसमें जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्रोजन गैस बना देता है। अब इसके साथ जो भी सेल लगी है, मतलब दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर इसमें ये एनोड की तरह काम कर रहा है, मतलब इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो बगल वाले पे क्या हो रही होगी, रिडक्शन। लेकिन अगर इस पे रिडक्शन हो रही है तो बगल वाले पे क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे जो ई सेल निकालोगे वो क्या होगा, ई नोड कैथोड माइनस में ई नोड एनोड। अब मान लीजिए मैंने इसको कैथोड पे रखा था, यानी कि मैंने इसको राइट हैंड साइड पे रखा था, और इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई क्या, इसकी वैल्यू हमने मान रखी है 0। तो एनोड पे जो भी होगा उसका हमें पोटेंशियल पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन का सिंपल सा तरीका होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड होता है, मैंने बताया था वही चीज़ें, कैथोड होती है वही चीज़ें, बस इन दोनों के बीच में हम एक डबल डैश लगा देते हैं या डबल 2 लाइन खींच देते हैं बेसिकली, जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड रख दिया, फिर सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, कॉपर का रिडक्शन हो रहा था तो हमने उसको लिख दिया, बस खत्म रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए ऐसे लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन हो रही है लेफ्ट में लिखो, सॉल्ट ब्रिज लगाओ, रिडक्शन लिखो, बस खत्म। ठीक है। डेल्टा जी का फॉर्मूला पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अभी भी लिखा हुआ है आपके सामने, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हमारी आती है नर्स्ट इक्वेशन, और ये बहुत ही भयंकर इक्वेशन है। इक्वेशन भयंकर है इन द सेंस इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, हर साल इसका न्यूमेरिकल आता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो बेसिकली ये हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंसंट्रेशन का एंड टेम्परेचर का। किसका, कंसंट्रेशन का एंड टेम्परेचर का, उस रिलेशन को ये देता है। तो उस रिलेशन को हम जल्दी से, वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आता कैसे। ऑक्सीडेशन का बताऊँगा, रिडक्शन का सीधा फॉर्मूला दिखाऊंगा, और फिर कंप्लीट सेल के लिए देखेंगे। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रोड सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मेटल से मेटल आयन बन रहा होगा और इसने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। अगर मैं इसके लिए डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नोड में रिलेशन निकालूं, डेल्टा जी एंड जी नोड में फ़र्क क्या है, ये है स्टैंडर्ड कंडीशन, ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। जब टेम्परेचर 298 केल्विन था, प्रेशर
1 बार या 1 एटीएम था और कंसंट्रेशन 1 मोलर थी। ठीक है, अब कंसंट्रेशन मैंने चेंज कर दी तो वैल्यू तो चेंज हो गई होगी, या टेम्परेचर चेंज कर दूं तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, तो उसको हम डेल्टा जी बोलेंगे। ठीक है, उसको अब जी नॉट नहीं लगाना। ठीक है, तो जो डेल्टा जी होता है वो होता है डेल्टा जी नॉट प्लस में 2.303 आर टी लॉग क्यू सी। क्यू सी क्या होता है? क्वेशंट रेशियो। इक्विलिब्रियम में आपने ये पढ़ा होगा। और एट इक्विलिब्रियम क्यू सी बराबर होता है के सी के, और ये होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्यू सी भी के सी भी। ठीक है, तो चाहे डायरेक्ट यहाँ रख दो चाहे जैसे रख दो। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डेल्टा जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट। इसी तरीके से अगर मैं डेल्टा जी के लिए लिखूं तो वो माइनस एन एफ ई के बराबर होगा, नॉट हट जाएगा। तो जब मैं ई के लिए लिखूंगा ये फॉर्मूला, डेल्टा जी के लिए लिखूंगा ये फॉर्मूला, डेल्टा जी नॉट के लिए लिखूंगा ये फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 आर टी लॉग, और देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही तो था कि जो मेटल है वो मेटल आयन बना रहा था, मेटल आयन बना रहा था और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। ऐसा ही तो था। आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में या कभी भी केसी वगैरह लिखते समय अगर हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम है तो सॉलिड की और लिक्विड की जो कंसंट्रेशन है वो मन मानी जाती है, इसलिए यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सीधा मन रख दी गई है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो क्लास 11th में यार, वन शॉट में ये तो नहीं बताना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ से ये जो रिलेशन आएगा, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा वो ये आएगा। क्या ये आपको याद करना है? नीट के लिए याद करना, बोर्ड के लिए याद मत करना, है ना। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन होगा तो इसी रिलेशन को थोड़ा इजी करके ये रिलेशन बनती है, लेकिन कब? जब टेम्परेचर 298 केल्विन है, ये तब लगाना है, अदरवाइज इसको नहीं लगाना, फिर यही लगाना। अगर उसने टेम्परेचर कुछ और बोला है, रिएक्शन में टेम्परेचर 300-400 केल्विन बोला है, फिर ये लगाना है, फिर नहीं लगाना। लेकिन अगर उसने 298 बोला है तो सीधा ये वाला रिलेशन लगा देना। ठीक है, कुछ इसी तरीके से रिडक्शन के लिए बात करेंगे। तो रिडक्शन में देखो क्या होता है, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है मेटल। तो इसके लिए जब आप लिखोगे क्यूसी तो वो क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट तो यहाँ पे सॉलिड बन रहा है तो सॉलिड की यूनिटी ले लेंगे कंसंट्रेशन, तो 1 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में है, इसको 1 नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये 1 अपॉन में mn प्लस हो जाएगा। अब जब मैं इसको इन्वर्स करूंगा तो एक प्रॉपर्टी होती है, क्या? लॉग 1/a जो होता है वो माइनस में लॉग a के बराबर होता है। तो इस आइडेंटिटी को हमने यूज करा, तो ये जब ऊपर गया तो माइनस साइन आया, माइनस की वजह से प्लस आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसका सेल पे क्या इफेक्ट होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो ये। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, फिर से बता दूं मैं आपको, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा तो ये फॉर्मूला फिर बदल जाएगा और बन जाएगा 2.303 आर टी अपॉन में एन। ठीक है, जब टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होगा? जो सेल पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस में 0.059 अपॉन में एन, जहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब लूज हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं, वो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है? एक्स एंड वाई जो है वो उनके स्टोशियोमेट्री हैं। क्या है? उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। उनके क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं? जब आप रिएक्शन बैलेंस करते हो तो 3-4 जो नंबर लगाते हो उनको बोलते हैं, तो वो पावर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नस्ट इक्वेशन है। सो आज के इस वन शॉट में इतना ही रखते हैं। इसका हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड जो भी हमारे टॉपिक बचे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड बैटरीज का जो टॉपिक बचा है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड पार्ट में।